तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे बात रेसलिंग की होगी, बात ओलंपिक्स की होगी, बात टोक्यो की हो रही है। जी हां, हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि लगातार आप लोग भी कह रहे थे जी ओलंपिक्स पे वीडियो कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स पे पहला वीडियो है। ओलंपिक्स पे वीडियो शुरू हो चुके थे, लेकिन आपको पता है कोपा अमेरिका और यूरो के साथ साथ आने से और क्रिकेट के भी साथ में जुड़ जाने से थोड़ा सा काम बढ़ गया था और इस वजह से ओलंपिक्स जो हैं वो सेकंड सीट पर आ गए थे। लेकिन ओलंपिक्स पर शूटर्स के वीडियो ऑलरेडी हैं। हमने सौरभ चौधरी की कहानी आपको बताई थी। इसके अलावा भी हमने जो शूटिंग में मेडल के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं उनकी बात भी की थी। मनु भाकर को लेकर के भी वीडियो किया था और जोड़ियों में ये वीडियो हुए थे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी ओलंपिक्स को लेकर के काफी खबरें हैं कि जापान में स्थिति क्या है, इमरजेंसी की हालत क्या है, कैसे चीजें बेहतर होंगी आने वाले समय में, या किन तरह के हालातों में ओलंपिक्स होने, इन सारी चीजों पर बात की गई है। तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखिए। हम शूटिंग से शुरू कर चुके थे, अब हम रेसलिंग पर आ रहे हैं। हमारे आज के जो दो बड़े चेहरे हैं, वो एक तरफ निश्चित तौर पर बजरंग पुनिया है और दूसरी तरफ विनेश फोगाट की भी बात करेंगे आगे चलकर इस वीडियो में। लेकिन अभी बजरंग पुनिया के साथ शुरू कर रहा हूं और दोनों ही इस वक्त पे जो है सिरमौर हैं अगर आप रैंकिंग्स के लिहाज से बात करें। जबरदस्त प्रदर्शन दोनों का, लेकिन दोनों की शुरुआत जबरदस्त तरीके से हुई नहीं थी। ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा विनेश फोगाट पर आगे बात करूंगा, लेकिन मैं बजरंग पुनिया के साथ बातचीत शुरू करूं उससे पहले बजरंग पुनिया के बारे में बातचीत शुरू करूं तो कई सारी चीजें याद आती हैं यार, क्योंकि मैं उनसे मिला भी हूं। मेरा सौभाग्य कि मैं 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई है मेरी, और जब जब मैं उनसे मिला हूं कई तरह की यादें उन्होंने मेरे साथ साझा की हुई हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बीते साल की है, जब ओलंपिक्स कैंसिल नहीं हुए थे उस वक्त पे, और कोरोना बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना कि बस आने ही वाला था। अब भारत में उस तरह से प्रवेश करने वाला था कि लॉकडाउन लग जाता और कोई किसी से नहीं मिल सकता था। उस वक्त पे उनकी तैयारियों की बात हुई, बचपन की बात हुई, तो वहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि बजरंग पुनिया के साथ सिर्फ झज्जर और सोनीपत तक का सफर नहीं है। बजरंग पुनिया दरअसल वो शख्स है जिसने निश्चित तौर पर इस तिरंगे को उठाते वक्त जब जब उन्होंने ये तिरंगा उठाया है, वो एक सफर हमेशा याद आता है, जिसकी वो जब भी मैं उनसे मिलता हूं, बातचीत होती है, तो वो मिट्टी की बात होती है, वो गरीबी की बात होती है, और गरीबी का जवाब उनके पास कहीं भी किसी भी उम्र के पड़ाव पर रहे हैं वो बचपन में आर्थिक हालत उस तरह से नहीं थी बेहतर, तो उन्होंने क्या करा, कुश्ती ही करनी शुरू करी। और हरियाणा में तो आपको पता है कुश्ती का कितना रोमांच रहता है, कितना जज्बा है, कितना जोश है लोगों में कुश्ती को लेकर के। और इसी वजह से हम कहते हैं ना कि भाई हरियाणा की मिट्टी से निकलकर ये रेसलर्स ऐसे ही नहीं है जो आपको विश्व मानचित्र पर, विश्व पटल पर जो है हमारा तिरंगा लहराते हैं। तो एक वो जो मिट्टी का रिश्ता है ना, वो उनकी कहानियों से झलकता है, क्योंकि वहां पर भी निश्चित तौर पर जिस तरह से वो जीत हासिल करते थे तो कुछ पैसे मिल जाया करते थे, कभी पूरा का पूरा घी का डब्बा मिल जाया करता था, तो बहुत खुश होते थे उन सारी चीजों से। एक तो वो बचपन की बात हो गई। इसके बाद जब जवान भी हुए तो भी अगर कुछ करने की ठानी तो उसमें भी सीधे सीधे रेसलिंग को जोड़ लिया कि भाई देश का नाम रोशन करूंगा, रेसलिंग करूंगा। तो ये दरअसल पूरा का पूरा बजरंग पुनिया का एक सफर है, जिसमें 2013 और 14 बहुत अहम साल हैं, जहां पर वो चाहे आप एशियन चैंपियनशिप देखिए, इसके अलावा चाहे आप अलग अलग लेवल्स पे गेम्स देखिए, उस पे जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। इसके बाद 2014 आते आते वो निश्चित तौर पर मेडल का कलर बदल जाता है, वो सिल्वर जीतने लग जाते हैं। और फिर अगर आप देखें कि इन सारी चीजों के बीच एक जो बहुत महत्वपूर्ण शख्स है उनके करियर में, उनका नाम है योगेश्वर दत्त। क्योंकि वो जो कैटेगरी थी, जिस कैटेगरी में बजरंग पुनिया लड़ते थे, 65 किलोग्राम की कैटेगरी, उस कैटेगरी में उस वक्त पे योगी भाई हुआ करते थे। और क्योंकि योगेश्वर दत्त ने इस बात को उसी समय कह दिया था कि भाई अब जो मैं सेकंड लाइन देख रहा हूं ना, हमारी दूसरी पंक्ति देख रहा हूं, उसमें कुछ जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उसमें से एक है बजरंग पुनिया। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऑलरेडी इंडिया के लिए 4 ओलंपिक्स खेल चुका हूं, मैं जो अपना बेस्ट था वो दे चुका हूं। अब मेरा नैतिक कर्तव्य ये, मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है। उनको किसी ने तो कहा नहीं था कि आप छोड़ दीजिए, वो शायद एक और ओलंपिक्स खेल जाते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, रियो हो गया, अब जो है मैं करता हूं बजरंग पर तैयारी शुरू। और बजरंग पे जो उन्होंने तैयारियां शुरू करी, 2017 देखिए आप, 2018 तो अमेजिंग साल रहा उनके लिए। आप कॉमनवेल्थ गेम्स देखिए, आप एशियन गेम्स देखिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस, गोल्ड मेडल। और फिर वो तस्वीर मुझे याद आती है जब उन्होंने मैंने इंटरव्यू में भी उनसे पूछा था और उन्होंने इंटरव्यू में ये जवाब दिया था इस बात का, क्योंकि जैसे ही वो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी व्हाट्सएप, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास सेव था, तो मैंने बजरंग पुनिया से इस बारे में पूछा भी था। और ये आप वो वीडियो का हिस्सा है, इसको भी मैं वीडियो पे जरूर लगाऊंगा और आप देख पाएंगे।
बजरंग पुनिया ने दरअसल ये जवाब दिया क्योंकि एशियन गेम्स में जब वो गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उन्होंने क्या करा, अपनी व्हाट्सएप डीपी बदल दी और उन्होंने व्हाट्सएप डीपी में लगाया रियो का गोल्ड मेडल। तो एक तरह से वो स्टेटमेंट था कि अब मेरा जो निशाना है, अब मेरी जो नजर है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल पर है। तो ये निश्चित तौर पर जो हुआ नहीं है, जो करने की ठानी है उन्होंने, वो दरअसल वहां से उन्होंने अपने इरादे पूरे तरीके से क्लियर कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि भाई कैसे वो अपनी जो डिफेंस है, उनका जो डिफेंस है उस पर काम कर रहे हैं। अभी बीते 1 महीने पहले उनकी जो इंजरी की खबर आई थी उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा हाय तौबा एक वक्त पे मच गई थी, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं ओलंपिक से पहले पूरे तरीके से ठीक हो जाऊंगा। तो प्रैक्टिस उन्होंने बहुत की हुई है, बाहर जाकर प्रैक्टिस की हुई है कि भाई क्योंकि जब मौसम बदलता है तो चीजें बदल जाती हैं एक तरह से। तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बजरंग पुनिया ने बहुत ज्यादा काम किया है और पूरे तरीके से फिट नजर आ रहे थे। जब मैं उनसे मिला भी था, जबरदस्त तरीके से आत्मविश्वास उनका नजर आ रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त नजर आ रही थी। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि टोक्यो में भारत की स्वर्णिम उम्मीदों का एक नाम, बहुत सारे नाम है लेकिन एक नाम बजरंग पुनिया भी है। तो बजरंग पुनिया को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हमें भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी बजरंग पुनिया से उतनी ही उम्मीदें हैं जितनी मुझे हैं, और इसीलिए हमारी तरफ से हम यही चाहते हैं कि वो इस बार देश के नाम गोल्ड मेडल जरूर जीतें। तो झज्जर का एक लड़का जिसने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, गरीबी से लेकर एक बहुत सादे जीवन से लेकर यहां तक पहुंचा है। परिवार देखता है कि जी जब झज्जर में अच्छा कर रहा है और 2013-14 के साल बहुत जबरदस्त हो गए तो चलो सोनीपत चलते हैं और वहां और बेहतर कोचिंग मिलेगी, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे योगी भाई का कंट्रीब्यूशन हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कोचेस, उन सब का कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त है कि अब हम टोक्यो के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो एशियन चैंपियनशिप में उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। अभी उन्होंने सिल्वर भी जीता था, जो आप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, माफ कीजिएगा, बात करते हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की तो मैं बात आपको बता ही चुका हूं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमें लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बजरंग पुनिया इसी तरह की परफॉर्मेंस और इससे बेहतर परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करेंगे टोक्यो में, और मजा आएगा निश्चित तौर पर उन्हें देखते हुए। तो जी ये तो हुई पहली बात बजरंग पुनिया की। अब अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये तस्वीर है विनेश फोगाट की, जिनको लेकर बड़ी जबरदस्त बातें होती रही हैं, इनसे उम्मीदें बड़ी लगातार रही हैं, हमें भी, आपको भी निश्चित तौर पर रही होंगी, क्योंकि फोगाट सिस्टर्स का नाम इतना जबरदस्त है। गीता बबीता की कहानी तो हम जानते ही हैं। गीता ने गोल्ड जीता था 2010 में और बबीता सिल्वर लेकर आई थी और अलग अलग वेट कैटेगरीज में था। उस वक्त पे जब विनेश फोगाट, क्योंकि कजन सिस्टर हैं, और महावीर फोगाट एक इतना बड़ा नाम अगर आप हरियाणा की रेसलिंग में देखें, तो उस वक्त पे जब उन्होंने देखा कि उनकी बहनों का इतना जबरदस्त स्वागत हो रहा है, तो भाई 2013 तक आते आते तो उन्होंने कहा जी मैं भी अब पूरे तरीके से तैयार हूं। इसलिए वो आपने देखा होगा कि भाई जो रेसलिंग यूथ चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी वो मेडल लेकर आती हैं, और वहां से कहीं ना कहीं एक सफर शुरू होता है जिसमें विनेश फोगाट लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। रियो से पहले भी आपने अपने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल उनको जीतते हुए देखा, लेकिन रियो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो आप परिवार की कहानी निश्चित तौर पर हर कोई जानता ही होगा, विनेश फोगाट की इतनी दर्द भरी जो अपनी पारिवारिक कहानी है वो निश्चित तौर पर एक तरफ, और उसके बाद एक अपना सफर, और उस सफर तक जब वो 2016 तक पहुंचती हैं जहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लड़कियां इतना अच्छा कर रही थी। साक्षी मलिक को देखिए आप उसमें, या फिर आप पीवी सिंधु को देखिए उसमें, जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था। और जो हम कह रहे थे कि भाई इस बार जरूर ऐसा होगा कि विनेश फोगाट भी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगी, लेकिन हम चीजें देखते हैं कि वो उल्टी हो गई उस पूरे के पूरे। आपको क्वार्टर फाइनल मुकाबला याद होगा जहां पर उनकी एंकल की तरफ झपटती है विरोधी खिलाड़ी, और जिस तरह से वो एंकल ट्विस्ट होता है, चीख निकलती है एक विनेश फोगाट के मुंह से, और उसके बाद ऐसा लगता है कि यहां से तो शायद इतनी जबरदस्त इंजरी हो गई। और उस वक्त पे कहा भी ये जा रहा था कि शायद जी अब तो करियर खत्म कर देने वाली इंजरी ये हो सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो 2017 में गोल्ड जीतती हैं, 2018 में एशियन गेम्स में जब वो गोल्ड जीतती हैं, इधर जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां वो जो गोल्ड जीतती हैं,
और मुझे याद है कि जब उन्होंने गोल्ड कोस्ट पे गोल्ड जीता था तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उनसे जब ये सवाल किया गया कि भाई 2017 में आपने गोल्ड जीता, लेकिन क्या 2016 के बाद इस जीत को आप सबसे बड़ा मानती हैं, तो उन्होंने निश्चित तौर पर एक निगाह एशियन गेम्स पर भी रखी थी कि भाई वो भी निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी। तो उस वक्त पर ही विनेश फोगाट ने ये साफ कर दिया था कि वो एशियन गेम्स को भी उसी तरीके से देख रही हैं और एशियन गेम्स में जब गोल्ड जीती है तो पहली भारतीय महिला बन जाती है एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली। तो जबरदस्त है, परफॉर्मेंस धमाकेदार रही है। जैसा मैंने कहा, रैंकिंग पे भी बुलंदियों को छू चुकी हैं, टॉप तक जा चुकी हैं, रैंक 1 तक हासिल कर चुकी हैं अपनी कैटेगरी में। और कैटेगरी में भी जिस तरीके से उन्होंने चेंज किया कि भाई 49 केजीज जाऊं या 53 केजीज जाऊं, पहले रियो में जो कैटेगरी थी उसी को दोहराऊं या फिर अब बेहतर करने का तरीका है, तो ये सारी चीजें, ये जो द्वंद्व उन्होंने लड़े हैं अपने आप से, आई थिंक ये बहुत जबरदस्त है। और अब फाइनली आप तैयारी कर रहे हैं एक ऐसे टोक्यो ओलंपिक्स की जहां पर आपको पता है कि चुनौतियां होंगी, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल जो विनेश फोगाट कर रहे हैं बड़े जबरदस्त रहे हैं। और इसीलिए मैं कहने से गुरेज नहीं कर रहा कि मुझे जितनी उम्मीदें बजरंग पुनिया से हैं उतनी ही उम्मीदें विनेश फोगाट से भी हैं। और निश्चित तौर पर 2016 में मुझे लगता है कि जो कुछ रह गया था वो 2021 में ही सही, वैसे तो 2020 से उम्मीदें थी, लेकिन 2021 में ही सही पूरा होगा। तो आप लोग जरूर बताइए कि और कौन कौन से ऐसे रेसलर्स हैं जो कि गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बड़े दावे हो रहे हैं जी कि हम 10 मेडल ले आएंगे, हम इतने मेडल ले आएंगे। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडल आए, लेकिन मैं आप लोगों की जुबानी सुनना चाहता हूं कि रेसलिंग में फिलहाल और कौन से ऐसे खिलाड़ी आपको लगते हैं जो कि देश के लिए मेडल लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने शुरू में कहा था कि हम जो शूटिंग है उस पर वीडियोस कर चुके हैं, वो जरूर देखिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखे। और ये रेसलिंग के हैं, इससे आगे भी इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे। अलग अलग जो बड़े खिलाड़ी हमारे, बड़ी उम्मीदें हैं हमें जिनसे, न सिर्फ स्वर्णिम उम्मीदें बल्कि ब्रॉन्ज और सिल्वर की भी उम्मीदें हैं, उनकी बात लगातार आपके साथ रखते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बधाइयां आने दीजिए इन खिलाड़ियों के लिए, और ताकि तिरंगा जो है वो लहराए टोक्यो में। बहुत बहुत शुक्रिया।